Hello everybody, I am C.S. Pandey with the subject of botany, and I will start the today class with the botany first paper unit second, that is related to the BSc second year. So I have already started the BSc second year subject and the BSc second year subject botany related to the unit first. In unit first, I have already studied about the classification systems of angiosperms and some classifications that was related to the natural, artificial and the phylogenetic system of the classification. And all in all, lastly, we have taken the herbarium techniques and some herbarium that was situated into the India or the world या global level. हमने सभी को जो फर्स्ट यूनिट था उसमें वहाँ पे हमने कवर अप किया. इसके बाद अब आज से हम एक नए टॉपिक और नई यूनिट से शुरू करने जा रहे हैं और ये यूनिट है सेकेंड, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का ही यूनिट फर्स्ट के बाद ये यूनिट सेकेंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. और जैसा कि आप जानते हैं कि बॉटनी सब्जेक्ट यहाँ पर है, हम बॉटनी पढ़ाते हैं, आप लोगों के पहले भी हम बॉटनी ही पढ़ाते रहे हैं, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नए सब्जेक्ट की बात है, बॉटनी से ही रिलेटेड है. हाँ, बस यूनिट आपका चेंज हो गया है. और आज हम पढ़ाएंगे यूनिट सेकेंड, जिसमें ये आपको इससे पहले जो सिस्टमेटिक बॉटनी पढ़ाया गया था उसमें आपको जो क्लासिफिकेशंस वगैरह थे उनसे संबंधित चीज़ों को हमने वहाँ पे एराइज किया था और उससे कुछ जो मेरिट डिमेरिट्स या फिर जो भी उससे चीज़ें रिलेटेड थी उसको हमने डिस्कस किया था. लेकिन बाद में हमने हर्बेरियम टेक्निक को बताया कि इस तरीके से जो फर्स्ट यूनिट है वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया. अब सेकेंड यूनिट में यहाँ पर आपको उस टैक्सोनॉमिक बॉटनी का जो पार्ट है उसमें यहाँ पर हम आपको जो उस फैमिली से जो रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से सिस्टमेटिक पोजीशन से लेते हुए या किसी पर्टिकुलर जो फैमिली में कौन कौन से प्लांट आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू द फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम्स एंड सो ऑन, तो इन सब बातों को यहाँ पर हम कवर करेंगे. और आपको आज जो फैमिली हम पढ़ाने जा रहे हैं वो फैमिली है रेननकुलेसी. जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी क्लासिफिकेशन यट टू भी अभी पढ़ाए गए हैं हमारे द्वारा, तो उसमें जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं तो हमने रेनेल्स को एज ए आर्डर जो कि प्रिमिटिव आर्डर के रूप में हमने वहाँ पे कंसीडर किया. और प्रिमिटिव आर्डर के रूप में रेनेल्स को कंसीडर करने का मतलब है कि वहाँ से जो रेनेल्स का जो फैमिली जो रिलेटेड है उससे, तो फैमिली में रेननकुलेसी फैमिली को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया गया. तो रेननकुलेसी फैमिली को प्रेफरेंस देने के मतलब है कि यहाँ पे आपके सिलेबस में भी रेननकुलेसी फैमिली को सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करने के लिए एज ए सिलेबस है, प्रेजेंट है. आपके सिलेबस में आप देख सकते हैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला ये रेननकुलेसी आपका ये फैमिली है. तो आज हम रेननकुलेसी फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट द फैमिली रेननकुलेसी. तो रेननकुलेसी फैमिली में सबसे पहले हमें देखते हैं कि उस रेननकुलेसी फैमिली का जो कॉमन नेम है उस कॉमनली उसको क्या कहा जाता है, उसका एक अनदर नेम है जिसे हम बटर कप कहते हैं. बटर कप इसलिए कहते हैं कि इसमें रेननकुलेसी फैमिली में एक जो प्लांट है रेननकुलस जो प्लांट है जिसे हम बटर कप के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऑर्नामेंटल फैमिली प्लांट है. तो ये आपको औषधियों के रूप में इसका इस्तेमाल होता है. तो उसी के नाम पर के आधारित जिस रेननकुलस के नाम पर ही ये फैमिली आपकी रेननकुलेसी फैमिली है. और इसको अनदर नेम से भी जाना जाता है जिसे हम क्रोफुट फैमिली कहते हैं. जैसा कि इसके जो लीव्स हैं, इनकी लीव्स में जो जिस तरीके से यहाँ पे जो कटे फटे जो लीफ हैं इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के बेस पर हम जो है इस फैमिली का नाम क्रोफुट फैमिली के रूप में भी यहाँ पे जानते हैं.
अब हम इनके जो नाम हैं इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है इस पर्टिकुलर जो फैमिली है। तो उस सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हुए इससे पहले हम जो क्लासिफिकेशन पढ़े हुए हैं सिस्टमेटिक पोजीशन में, उन्हीं क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर क्या करेंगे कि रिवाइज करेंगे या फिर उनको इस तरीके से सिस्टमेटाइज ढंग से यहाँ पे स्टडी करेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के रिलेशन में। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो डिवीज़न है स्पर्मेटोफाइटा, that means we are going to study about the seed plant. Spermatophyta means the seed plants. तो seed plants को हम यहाँ पर पढ़ने के लिए अगर हम किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को जो सीड बियरिंग प्लांट है, फ्लावर बियरिंग प्लांट है और फ्रूट बियरिंग प्लांट है, तो उनको हम पढ़ने के लिए हम डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत पढ़ते हैं। और फिर अगला है सब डिवीज़न। सब डिवीज़न मतलब सीड प्लांट, तो जैसा कि हमने सीड प्लांट में आपको जिम्नोस्पर्म्स को भी देखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो सब डिवीज़न है तो सब डिवीज़न में जो जिम्नोस्पर्मी यहाँ पे नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सीड प्लांट के अंतर्गत भी ये सब डिवीज़न जो है एंजियोस्पर्म के रूप में आता है, तो इसको हम एंजियोस्पर्मी का नाम देते हैं। और अगला हम देखते हैं कि जो क्लास है किस वर्ग में आता है ये रेनल्स फैमिली। तो हम रेनल्स को आर्डर के रूप में अगर देखते हैं तो ये क्लास डाइकोटिलेडोनी के अंतर्गत आता है। तो डाइकोटिलेडोनी का मतलब है कि इस प्रकार के जो प्लांट इसमें जो भी पाए जाएंगे वो डाइकॉट्स होंगे। डाइकॉट्स को हम आगे जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे किस तरीके से डाइकॉट मोनोकॉट की यहाँ पर जो भी चीज़ ओरिजिन हुई है उसको किस बेसिस के आधार पर हम उसको किसी भी प्लांट को डाइकॉट मानते हैं और किसी भी प्लांट को हम मोनोकॉट मानते हैं। तो ये तो एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि अगर डाइकोटिलेडोनी है तो मतलब कि यहाँ पर जो सीड्स अगर यहाँ पर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन यहाँ पे 2 लीव्स अराइव्स होंगे शुरू में इन द इनिशियल पोजीशन। तो ये 2 लीव्स यहाँ पर अराइव होते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्लास के बाद ये सब क्लास पॉलीपेटाइली है। जैसा कि ये सब चीज़ें जो यहाँ पे इस सिस्टमेटिक पोजीशन में लिखी गई हैं, अब इन सब चीज़ों को जब हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं आगे के जो भी डेराइवेशन में जो भी यहाँ पे कैरेक्टर्स यहाँ पे हमने डेराइव किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उन कैरेक्टर्स को यहाँ पे इस सिस्टमेटिक पोजीशन से हम कोरिलेट करते हुए चलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो सब क्लास है ये सब क्लास है पॉलीपेटाइली। तो पॉलीपेटाइली अब हम आगे देखेंगे कि पॉलीपेटाइली का मीन्स क्या है। यहाँ पर जब सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद हम इन सब एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिएगा हम सब चीज़ों को यहाँ से कोरिलेट करते रहेंगे इस सिस्टमेटिक पोजीशन से। फिर आगे देखेंगे कि सीरीज़ क्या है। सीरीज़ है थैलेमीफ्लोरी और आर्डर है रेनेस। जैसा कि आपने जो सिस्टमेटिक पोजीशन से पहले अपने जो एंजियोस्पर्मिक सिस्टम को पढ़ा उसमें जो नेचुरल सिस्टम पढ़ा होगा उसमें हमने आर्डर रेनेल्स को प्रिमिटिव आर्डर के रूप में माना और यहाँ पर भी आर्डर रेनेल्स का ही पार्ट है ये रेनिकुलेसी। तो सबसे पहली फैमिली है और इसलिए इसको एक प्रिमिटिव आर्डर के रूप में भी यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। फिर देखते हैं कि लास्ट ये आर्डर के बाद है फैमिली। फैमिली कौन सी है? रेनिकुलेसी। फैमिली रेनिकुलेसी है। अब जनरा अगर रेनिकुलस है तो रेनिकुलस लिख देंगे और जो स्पीसीज़ है उससे रिलेटेड हम उस स्पीसीज़ को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए जहाँ तक बात है कि स्टेम की बात है तो यहाँ पे जो स्टेम वाले पार्ट को अगर हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे स्टेम के पार्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम मेन फीचर्स जहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं इस फैमिली को हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। हाँ, जहाँ तक की बात है कि ये अगर रूट की बात करते हैं तो इन द सेंस ऑफ रूट तो जितने भी आपको डाइकॉट फैमिली के जो भी प्लांट हैं उनके जो रूट होते हैं वो आपको टैप रूट होते हैं और जो भी मोनोकॉट फैमिली के प्लांट होते हैं जो उनके रूट होते हैं। तो अगर हम रूट की स्टडी करते हैं रूट के बारे में यहाँ पे हमने राइट डाउन नहीं किया है लेकिन हम रूट के बारे में बताते हैं कि रूट के बारे में अगर जानना है तो ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, आप इसको ग्रस्त कर सकते हैं
और आत्मसात कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं कि एक समझने की चीज़ है कि अगर हम डाई कार्ड को स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे टैप रूट आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये टैप रूट का मतलब है कि इसमें कोई एक मेन रूट होगी और उससे जो है जो अन्य रूट्स होंगी वो सहायक रूट होंगे, ठीक है। तो ये है टैप रूट अगर रूट की बात करते हैं। और ये बेसिकली आपको डाई कॉट में देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि रेनोप्लस जो फैमिली है ये डाई कॉट से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें जो रूट का सिस्टम होगा वो टैप रूट होंगे और सम एसोसिएटेड रूट्स आल्सो भी, यहाँ पे कुछ सहायक रूट्स भी हैं, सेकेंडरी रूट्स हैं। एक प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी रूट। अब स्टेम के बारे में बात करते हैं तो स्टेम्स यहाँ पर आपको हर्बेसियस एंड वुडी दोनों ही प्रकार की आपको, ज़्यादातर हर्बेसियस रूट्स यहाँ स्टेम्स आपको देखने को मिलेंगी और समटाइम्स दे आर द वुडी आल्सो। तो इस तरीके से हम रूट स्टेम के बारे में भी एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन राइज होते हैं वो आपको यहाँ से फ्लोरल कैरेक्टर्स से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो फैमिली की जो भी चीज़ें यहाँ पे स्टडी करने के लिए होती है वो ज़्यादातर चीज़ें आपको फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल डायग्राम, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर अब यहाँ पर फ्लोरल कैरेक्टर्स में पहला पार्ट है आपका ये इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस को हम यहाँ पे पहला अगर स्टडी करते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि यहाँ पे जो उसके फ्लावर्स या फिर जो फ्लावर्स के जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स के अरेंजमेंट हैं वो सॉलिटरी और टर्मिनल एंड साइमोस टाइप, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर जो सॉलिटरी का मतलब ये होता है कि जो भी फ्लावर्स हैं वो यूनिक अकेले हैं, इंडिविजुअल हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये टर्मिनल है, मतलब ये जो आपकी स्टेम की एक्सिस है उसके सबसे लास्ट वाले पार्ट पर टर्मिनल एंड्स पर पाए जाते हैं। और साइमोस टाइप देखिए, जो हम अगर इन्फ्लोरेसेंस को हम पढ़ेंगे तो उसमें जो फ्लावर की एसोसिएशन है, फ्लावर का जो जुड़ाव है, कहाँ पे किस तरीके से फ्लावर का अरेंजमेंट है, उन बेसिस पे हमने बेसिकली दो चीज़ों को देखते हैं, साइमोस और रेसिमोस। तो रेसिमोस का मतलब है कि इस तरीके से जो फ्लावर्स होंगे ये रेसिमोस टाइप का है। रेसिमोस का मतलब है यहाँ पर जो लास्ट वाला होगा यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं होगा, लास्ट वाले या कोई ऐसा फ्लावर नहीं होगा जो इस स्टेम को या इन्फ्लोरेसेंस को एंड पार्ट पर कोई फ्लावर पाया जाए। फिर हम देखते हैं कि रेसिमोस नहीं, यहाँ पर क्या है कि फ्लावर साइमोस टाइप का है। साइमोस टाइप का मतलब है कि यहाँ पर जो भी फ्लावर्स आएंगे उसमें लास्ट में किसी फ्लावर्स के द्वारा इन्फ्लोरेसेंस का एंड हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को, बारीकियों को आपको देखते हुए चलना है और फिर उसमें किसी भी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं उन सबको हमको यहाँ पे डिस्कस करना है और उनके बारे में एक एक करके बताना है। किसी भी पार्ट को, किसी भी पॉइंट को अगर हम स्किप करेंगे तो आपको वो समझ से परे हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। साइमोस टाइप का यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस है। तो साइमोस टाइप को मतलब कि आप समझ जाइएगा कि ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसका जो एंड है किसी फ्लावर्स के द्वारा होगा लास्ट में। और यहाँ पर रेसिमोस का मतलब है कि वहाँ पे फ्लावर्स से एंडिंग नहीं होगी। तो ये किसी भी तरीके से आप अल्टरनेट वे में किसी भी रूप में आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन लास्ट में जो किसी भी फ्लावर का अगर इन्फ्लोरेसेंस का एंडिंग अगर किसी फ्लावर के द्वारा हो रहा है तो इस तरीके के जो इन्फ्लोरेसेंस हैं हम उसको साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। फिर अब हम आते हैं फ्लावर पर। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस को हमने देखा, अब हम देखते हैं कि फ्लावर किस तरीके के यहाँ पर इस फैमिली जो रेनोप्लस फैमिली है
इसमें फ्लावर किस तरीके से हैं, अरेंज्ड हैं। तो इसमें पेंटामिरस, पेंटामिरस का मतलब है कि जो ये फ्लावर होंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे हम आपको समझाते चलते हैं कि जो ये फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स को आप देखेंगे कि पेंटामिरस, पेंटामिरस का मतलब है कि ये जो फ्लावर्स हैं 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये फ्लावर्स की अरेंजमेंट यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट फ्लावर का होगा, ये पेंटामिरस आपका फ्लावर का अरेंजमेंट है। तो ये पेंटामिरस है क्या? पेंटामिरस का मतलब है कि द sepals and petals are arranged in a such a way that they are 5 in number। पेंटा मतलब है 5, तो यहाँ पे 5 आपके जो पेटल्स होंगे ये 5 हैं। और एक ऐसे हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब है कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये मेल और फीमेल जो प्लांट फ्लावर के सेक्स ऑर्गन्स हैं, दोनों ही किसी एक फ्लावर पर ही पाए जाएंगे। इसके लिए कोई यूनिक या कोई अलग ये फ्लावर नहीं होंगे, जिससे कि किसी पर मेल है, किसी पर अलग फ्लावर पर फीमेल है। यहाँ पर मेल फीमेल फ्लावर दोनों ही एक ही फ्लावर पर पाए जाएंगे सेक्स ऑर्गन्स। और स्पाइरल, ये दूसरे से स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। कहीं कहीं पे साइक्लिक स्पाइरल होंगे, तो साइकिल के रूप में भी अरेंज्ड होंगे। अब कुछ यहाँ पे सम टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे फोकस करना होगा कि हाइपोगाइनस, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को आपको हम बताते चलते हैं कि एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस। तो अब इन सब चीज़ों को आपको इन शार्ट में यहाँ पे जो हमने स्पेस छोड़ा है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बताते चलते हैं कि ये सब चीज़ें, जिससे कि आप हाइपोगाइनस का मतलब है कि जो किसी भी फ्लावर्स की जो ओवरी है, ओवरी मतलब अपर पार्ट पे होगी, और जो अन्य जो फ्लावर के एसोसिएटेड पार्ट हैं एज लाइक द कैलिक्स, करोला, ये सब आपके लोअर बेस पार्ट पे पाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे ओवरी, ओवरी यहाँ पर हैं और सब पार्ट्स यहाँ से अरेंज होंगे। तो इस तरीके से यहाँ की जो इस फ्लावर की अरेंजमेंट है, ये इस तरीके की अरेंजमेंट को हम हाइपोगाइनस कहते हैं। तो हाइपोगाइनस में आपको देखना होगा कि ये अरेंजमेंट जो ओवरी है ये एपिगाइनस है इन कंडीशन, और एक्टिनोमार्फिक और ऑब्लिक जाइगोमार्फिक। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी हमने आपको मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ाई है, और आपके फर्स्ट पेपर के जो सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट आपने अभी जो बीएससी फर्स्ट ईयर में या टू बी जिम्नोस्पर्म तक आपने सिलेबस को पढ़ा है, लेकिन उसमें इन सब कैरेक्टर्स को आपको नहीं देखने को मिला। अब ये कैरेक्टर्स जो आपको यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, इनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और बिना टर्मिनोलॉजी को समझे आप इन सब चीज़ों को ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे, समझ याद नहीं कर पाएंगे, रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। तो एक्टिनोमार्फिक का मतलब होता है कि अगर फ्लावर का जो पार्ट है, फ्लावर फ्लोरल पार्ट, वो किसी भी एक्सेस से 2 भागों में डिवाइड हो जाए, 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, तो हम ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? एक्टिनोमार्फिक कंडीशन। जब फ्लावर को किसी भी एक्सेस से, इफ यू आर गोइंग टू कट ए सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, then you will find the 2 equal halves, that is the actinomorphic condition. At any section and any axis, then you will find the equal half. That means
these are the condition of a flower, that is the actinomorphic. Now let's move on to the zygomorphic condition. Here you will see that I have already given you the ellipse of the zygomorphic. Zygomorphic means if you are going to any flower, cut a section in a particular axis, particular unique one axis, then you will find the one half. Then this condition is known as the zygomorphic condition. So this condition, जैसे कि हम बता रहे हैं कि किसी भी जो फ्लावर है, अगर उसको हम एक एक्सिस से ही, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के द्वारा हम उसको दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर सकते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि ये ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। तो इसका मतलब है कि जो फ्लावर होंगे वो कहीं इस तरीके से होंगे जिससे कि आप देखेंगे कि जैसा इस तरीके का फ्लावर है, तो सिर्फ इसी कंडीशन में आप इसको दो इक्वल हाफ में कर सकते हैं। आप इस कंडीशन में नहीं कर सकते और न इसी एक्सिस में ही आप दो इक्वल हाफ प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरीके का जो कंडीशन है, हम इसको फ्लावर के अरेंजमेंट को, पीटल्स के अरेंजमेंट को हम ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन के रूप में यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजी को एज आई होप दैट यू विल grasp it and you will understand it. Then some exceptional point of view that the zygomorphic condition is not too usually associated to these families. ज़्यादातर इस फैमिली में ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन नहीं पाई जाती है। ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपको कुछ ही यहाँ पे जो कुछ ही प्लांट्स में पाए जाते हैं, इस रेनिकुलस फैमिली के कुछ ही प्लांट में, जैसे कि आपको डेल्फिनियम है, एकोनिटियम है, इन प्लांट में ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है। और जो अन्य प्लांट हैं, ज़्यादातर यूजुअली जितने भी प्लांट इस फैमिली में रिलेटेड हैं, वो जितने भी प्लांट हैं वो उनमें जो फ्लावर्स हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होते हैं। अब हम फ्लावर्स के अगले पार्ट को देखते हैं, दैट इज द कैलिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जो फ्लावर्स का जो सबसे आउटर वाला पार्ट या वॉल्स होता है, जो उसका घेरा होता है, चक्र होता है, जिससे हम हरा हरा पार्ट, सबसे फ्लावर्स के सबसे नीचे छोटी छोटी जो पंखुड़ियाँ जो हरी हरी दिखाई देती हैं, हम उनको कैलिक्स के रूप में जानते हैं। तो ये कैलिक्स में नंबर्स ऑफ जो पंखुड़ियाँ हैं उनको हम सीपल्स के रूप में जानते हैं। जो पंखुड़ियाँ जो बाहर किसी भी फ्लावर की, जो जैसे कि एक फ्लावर है, इस फ्लावर को ये मान लीजिए ये कलर्ड पार्ट है और ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसी को ही सीपल कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? पीटल, जैसे कि हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो हरा वाला जो ग्रीन पार्ट है, इसको हम सीपल्स के रूप में जानते हैं और इनकी संख्या यहाँ पर 5 होती है। और यूजुअली जो ये सीपल्स हैं, ये आप देखेंगे कि ये फ्री रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। फ्री होने के कारण ही हम इसको इस कंडीशन के रूप में जानते हैं। इस अगर पीटल्स की बात करते हैं, अगर ये पीटल्स आपस में जुड़े नहीं हैं तो हम इसको पॉलीपेटल्स कहते हैं। और अगर ये जुड़े हुए हैं, हमारी एक एक बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा और इसके बाद हम चीज़ों को कोरिलेट करते हुए आपको गो थ्रू कराएंगे। इस पूरी फैमिली को हम भ्रमण कराएंगे और इसमें जितने भी जो प्लांट्स हैं रिलेटेड हैं, हम उन सब चीज़ों को यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे, उससे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे सीपल्स की बात करते हैं तो सीपल्स 5 हैं। और सीपल्स होते क्या हैं? किसी भी फ्लावर के जो हरे वाले पार्ट, जो नीचे के जो पार्ट हैं, हम उनको सीपल्स के रूप में जानते हैं। और ये फ्री कंडीशन का मतलब है कि ये आपस में जुड़े नहीं हैं। जैसे ही जुड़ जाएंगे हम इनको गैमोपेटैलस कहेंगे। अगर ये फ्री हैं, जुड़े नहीं हैं, तो हम इसको पॉलीपेटैलस, पॉलीसिपेलस, यहाँ पे पॉलीसिपेलस कह सकते हैं। फ्री कंडीशन को हम पॉलीसिपेलस एंड
पॉलीपेटल्स के रूप में यहाँ पे फ्री कंडीशन को हम पॉलीसिपेलस कहते हैं। और कॉर्डिकस, कॉर्डिकस का मतलब है कि इस प्लांट में जो भी ये फ्लावर, ये जो सीपल्स हैं, ये एज ए टाइम ऑफ मेच्योरिटी के बाद ये क्या होते हैं कि ये खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को, डिस्ट्रक्शन की कंडीशन को हम कॉर्डिकस टर्मिनोलॉजी के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका एक टर्मिनोलॉजी होता है। अगर एक जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपकी जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजी होगी, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी होगी। इसी तरीके से एक बॉटनिकल टर्मिनोलॉजी है, हम इसको कॉर्डिकस के रूप में कह सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैलिक्स है, एपिटेलोइड, एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर और है, इसे कहते हैं पिटेलोइड। तो ये पिटेलोइड क्या है, इसमें दो चीज़ें की दो बातें आती हैं। जैसे कि हम आगे आपको इन चीज़ों को फिर बार बार यहाँ पे अगर किसी भी फैमिली को हम बाद में पढ़ाएंगे और ये सब टर्म्स आएंगे, हालांकि ये पहली फैमिली है और इसलिए हम यहाँ पे सब चीज़ों को बताते चल रहे हैं। तो ये जो पिटेलोइड है, सिपेलोइड, अब इन लॉयड शब्द से आपको समझना होगा कि ये जो लॉयड शब्द है, तो अगर यहाँ पर जैसे पिटेलोइड तो मतलब पीटल, लॉयड मीन्स लाइक। तो कोई ऐसा जो आइडेंटिटी है, एक ऐसी पहचान है किसी भी चीज़ की जो कि पीटल की तरह, पीटल नहीं है। अगर पीटल है तो उसको हम पीटल्स बोलते हैं, लेकिन अगर वो पीटल की तरह दिख रहा है और वो पीटल लाइक है तो हम उसको पिटेलोइड कहेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर पीटल लाइक है तो पीटल्स तो नहीं होगा, तो पीटल्स नहीं होगा तो होगा क्या, वो सीपल होगा। तो मतलब अगर सीपल्स जो हैं किस तरीके से दिखाई देने लगे, पीटल की तरह, पीटल लाइक। सीपल कैसे हों, पीटल्स के लाइक हों। मतलब कि जो ग्रीन सीपल्स हैं किसी भी फ्लावर के, वो कलर्ड दिखाई देने लगे, रेड दिखाई देने लगे, ब्लू दिखाई देने लगे, आपको येलो दिखाई देने लगे। तो इस तरीके की कंडीशन को हम पिटेलोइड कंडीशन कहते हैं। फिर अब हम आते हैं कि कोरोला पर। अब यहाँ पे कोरोला में भी वही कंडीशन है जो कंडीशन आपको यहाँ पे आपको कैलिक्स में देखने को मिला था। तो इस कोरोला में आपको देखेंगे जो पीटल्स हैं ये कैसे हैं, 5 इन नंबर। तो 5 इन नंबर होने के कारण आपको इस फ्लावर की जो ये ओरिएंटेशन है, जैसा कि यहाँ पर ये आपकी टर्मिनोलॉजी है कि पेंटामिरस, पेंटामिरस का मतलब है कि 5 इन नंबर। तो 5 इन नंबर क्या क्या, यहाँ पे सीपल्स भी 5 हैं, पीटल्स भी आपकी 5 हैं। और किस कंडीशन में हैं, ये फ्री कंडीशन है। कॉर्डिकस, कॉर्डिकस, तो कॉर्डिकस के लिए हमने बताया कि जो एट मैच्योरिटी दे अंडरगोज टू द ब्रेकडाउन डिटैच फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लांट पार्ट। तो किसी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट से वो डिटैच हो जाए, ठीक है, तो डिटैचमेंट को हम कॉर्डिकस के नाम से जानते हैं, कॉर्डिकस के रूप में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि 5 पेंटामिरस फ्री कंडीशन जैसे ही आएगी हम पॉली शब्द लगा देते हैं। अगर यहाँ पे फ्री नहीं है, वो आपस में एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि गैमोपिटेली या गैमो शब्द लगा देते हैं। पॉली की जगह पे हम क्या कर देंगे, गैमो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फिर अब इसका मतलब है कि पॉलीपिटेलस कंडीशन है और कॉर्डिकस है, और फिर यहाँ पर नेक्ट्री एट बेस, मतलब कि जितने भी आपको पिटल्स इसमें देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर फैमिली में, जो भी प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावर्स होंगे उनके जो पिटल्स हैं उनके बेस पर आपको ये नेक्टरी, मतलब कि कुछ आपके जो हनी टाइप के या नेक्टर, एम्ब्रोसिया टाइप का कुछ ऐसा चीज़ जो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पर इसके बेस पे पाई जाती हैं इस पिटल्स की, और इसी पे
इस कंडीशन को ही हम नेक्ट्री एट बेस कहा जाता है कि लगभग ज़्यादातर जितने भी पीटल्स हैं उनके बेस पर ये यूनिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं कुछ यहाँ पे बातें जो कि कोरोला से रिलेटेड ही हैं। तो उसमें देखा गया कि इन सम नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सीपल एंड पीटल्स। तो कुछ जो फ्लावर्स हैं उनमें सीपल्स और पीटल्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे जिसमें कि जो सीपल्स और पीटल्स जो आपके फ्लावर्स में उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, वो टोटली यूनिक हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप उसमें थोड़ी सी भी स्पेस नहीं देख सकते। अब हम इन सब बातों को देखते हुए अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, इस रेनोप्लस फैमिली के। तो पहला अगला पॉइंट है आपका एंड्रोइसियम। तो ये जिसको हम स्त्रीधानी के पुमंग कहते हैं, इसको एंड्रोइसियम को मतलब उनके सर्पमंग जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो यहाँ पे एंड्रोइसियम का मतलब है कि अब हम मेल पार्ट को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, इस फ्लावर के मेल पार्ट को। तो इसमें जो मेल पार्ट है उसमें स्टेमन्स न्यूमरस, यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा कि ये जो फ्लावर है यू विल सी दैट देयर आर नंबर ऑफ द स्टेमन्स आर एसोसिएटेड टू ईच अदर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट they are not in a unique number either, they are not in a 5, 4, 6, they are allotted, they are numerous in numbers. On this basis the stamens are numerous and free. If you are going to study about the floral formula at इस पर्टिकुलर फैमिली के, अगर हम फ्लोरल फार्मूला को जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो स्टेमन्स हैं उनकी संख्या कितनी है और वो किस तरीके के किस कंडीशन में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेमन्स को देखते हैं कि नंबर न्यूमरस हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती और वो ज़्यादातर क्या है कि सब एक दूसरे से फ्री है, कोई एसोसिएटेड या जुड़ा हुआ नहीं है। और अरेंज्ड इन वॉल्स, मतलब कि एक चक्र में, एक सीरीज में, घुमाव में एक दूसरे को बांधे हुए हैं वॉल्स में। ऐसा नहीं कि अनइवन टू एंड फ्रो हैं, मतलब कि अनइवन वे में नहीं है, अरेंज्ड वे में है। और कैसे अरेंजमेंट है? वॉल्स में, एक घुमाव में, एक चक्र में, एक दूसरे में स्टेमन्स आपस में ये अरेंज्ड है। और एंथर एक्सट्रोज, मतलब कि जो एंथर पाए जाएंगे इसमें वो एक्सट्रोज इन कंडीशन, दैट मीन्स दे आर वे एंथर्स बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंड्रोइसियम का जो कंडीशन है, इन सब सारे चीज़ों को आपको फोकस करते हुए चलना होगा। फिर आते हैं गाइनोइसियम। Gynoecium means that is the female part, and in female part you will find the carpels. हम जो मेल पार्ट हैं उसमें जो आइडेंटिटी है उसको स्टेमन्स के रूप में कहते हैं और फीमेल पार्ट को हम कार्पेल्स के रूप में कहते हैं। यहाँ पर भी जो कार्पेल्स हैं वो नंबर कितने हैं? मैनी, बहुत ज़्यादा हैं। कार्पेल्स भी एक मैनी नंबर्स में पाए जाते हैं और वो भी कैसे हैं? फ्री हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। और कहीं कहीं पर जो कुछ एक्सेप्शंस हैं, सम एक्सेप्शंस दैट दे आर सेम कार्पस इन कंडीशन दैट दे आर एसोसिएटेड टू ईच अदर। तो इस तरीके से ये सिंक कार्पस कंडीशन आपको एक्सेप्शनली आपको निगेला में देखने को मिलेगा। प्लांट निगेला को आप देखेंगे तो आपको ये सिंक कार्पस कंडीशन देखने को मिलेगी। और ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी। प्लीज फोकस हियर दैट यू विल फाइंड दैट इफ द ओवरी कंडीशन इज इन द
upper part, that means that all the flower parts, other flower parts are in the upper side and the ovary in the lower side, that is the superior condition. And stigma, that means ये वाले पार्ट को, और स्टाइल जो स्टिग्मा से अटैच्ड है, ये कई कंडीशंस में यहाँ पर पाई जाती है. दैट इज डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर प्लांट point of view. That is either they are short, long or reduced in condition. That if you are going to study at that particular ranunculus plant, then you will find that the ovary, that is the style is totally reduced. तो जो स्टाइल है ये पूरी तरीके से रिड्यूस्ड इन कंडीशन है. अब रिड्यूस कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पर जो स्टाइल है ये नगण्य है. स्टाइल का मतलब है कि किसी भी जब हम ओवरी वाले पार्ट को, अब देखिए किसी भी फ्लावर के इस पार्ट को हम स्टाइल बोलते हैं और इसको स्टिग्मा बोला जाता है. तो इस तरीके से ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है. तो यहाँ पर स्टाइल में एक लेंथ है, कुछ लंबाई है, लेकिन यहाँ पर इस जो पर्टिकुलर प्लांट को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, रेननकुलस प्लांट को, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें आपको स्टाइल देखने को नहीं मिलती है या फिर टोटली रिड्यूस्ड कंडीशन में है. फिर अब हम देखते हैं कि जो प्लेसेंटेशन है कि इस जो ओव्यूल है वो ओवरी के किस पार्ट पे अटैच्ड है. तो ओवरी पे किस पार्ट पे अटैच्ड है उसी बेस पर, या अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल एट ए पर्टिकुलर पार्ट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द ओवरी, दैट इज द कंडीशन इज नोन एज द प्लेसेंटेशन. तो हम उसको प्लेसेंटेशन के रूप में देखेंगे. और यहाँ पर प्लेसेंटेशन अगर वो मार्जिनल साइड में है तो हम मार्जिनल कंडीशन कहते हैं. तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स में आपको मार्जिनल कंडीशन देखने को मिलेगी और कुछ प्लांट में आपको जो प्लेसेंटेशन है वो बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा. अब जो बेसल प्लेसेंटेशन का मतलब है कि यहाँ की जो ओवरी है, यहाँ पर ये ओव्यूल इसके बेस पर आकर के अटैच है और बेस पे अटैच होने के कारण हम इस तरीके की कंडीशन को बेसल प्लेसेंटेशन के रूप में यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं. फिर अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर. अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर्स को भी थोड़ा फोकस करेंगे, जो फिगर्स यहाँ पर हैं. इसके बाद हम आते हैं फ्लोरल आपके फ्रूट पर, इसके बाद सब्जी. तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा जो यहाँ पे पीटल्स होंगे, ये जो हमने फिगर बनाया है, प्लीज फोकस हियर, दैट यू विल फाइंड दैट देयर इज द नेक्ट्री एज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पीटल्स एट ईच पीटल्स. प्रत्येक पीटल्स के बेस पर आपको एक नेक्ट्री पाया जाता है. दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ द रेननकुलस फैमिली. If you are going to that, as you already know about that, about your syllabus, that you will find that in BSc second year, the first paper is objective regarding to the university's point of view. Then you will find there are so many questions, are objective type questions has been arises regarding to that point of view, that in which families the petals have the nectary at their base. एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी फैमिली है जिसके जो पीटल्स हैं उनके बेस पर नेक्टरी पाई जाती है. तो आपका आंसर होगा कि ये रेननकुलस फैमिली ही है. फिर अब हम देखते हैं कि अब फोकस करेंगे सेकेंड नंबर फिगर पे. तो सेकेंड नंबर फिगर में हमें देखते हैं कि यहाँ पर ये ओवरी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है
और इस ओवरी में क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पहला है स्टिग्मा और दूसरा है स्टाइल। स्टाइल टोटली क्या है, ये एकदम रिड्यूस्ड कंडीशन में है, मतलब आइदर यू विल कंसिडर इट और नेग्लेक्ट इट। या तो आप इस चीज़ को यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, या यहाँ पे इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आउटर पार्ट है, ये अपर वाला जो सबसे एक्सटीरियर पार्ट है, बाहर का जो पार्ट है, इसको हम ओवरी वाल के रूप में जानते हैं। तो ये इसको हम ओवरी वाल कहते हैं। और जो आपका ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल जो इसके नीचे वाले पार्ट हैं, जिससे कि आपको सीड फॉर्मेशन होता है और ओवरी से आपका फ्रूट फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से इन सब कंडीशन को हम इसको देखें। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लावर, एक किसी यूनिक फ्लावर को हम रेनिकुलस फैमिली के किसी पर्टिकुलर फ्लावर को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे तो यहाँ पे पिस्टिल्स, जिसे हम कह सकते हैं कि ये गायनोसियम का पार्ट है, जिसे हम कार्पेल्स भी कहते हैं। और इस कार्पेल्स में ये टोटली आपके जो अरेंजमेंट ऑफ द ये ओव्यूल्स हैं, किस तरीके से पिस्टिल्स ये अरेंज्ड हैं, इनके अरेंजमेंट को भी अलग अलग यूनिक नेम से हम जानते हैं। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो स्टेमेंस हैं, उनके आधार पर भी हम इस कंडीशन या इस फैमिली को यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। और यहाँ पे जो पीटल्स हैं, अपर पार्ट है, ये कलर्ड पार्ट, इसको हम पीटल्स के रूप में भी जानते हैं और पीटल कहा जाता है। और इसके लोअर बेस पार्ट को हम यहाँ पे हम सीपल्स के रूप में समझते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फ्लोरल फार्मूला। अब आप जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, अब उन सब चीज़ों को किसी एक लाइन में समझने की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको इस चीज़ की समझ है तो आप इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, और इसको देख करके आप ये बता सकते हो कि ये जो फैमिली है ये रेनिकुलस फैमिली है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहला कंडीशन आप देख रहे हैं फ्लोरल फार्मूला में, ये इस तरीके का एक प्लस बना करके राउंडेड आपको घेरा बनाया गया है। तो इस कंडीशन को, फ्लावर के इस कंडीशन को हम कहते हैं कि दिस कंडीशन इज एक्टिनोमॉर्फिक। तो जब फ्लावर, और जैसा कि हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक होता क्या है, तो हम उस चीज़ को रिकॉल नहीं करेंगे, आप उसको समझ जाइए कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या है। इसके वीडियो को आप पीछे थोड़ा करके आपको मैंने यहाँ पे समझाया था सबसे पहले कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जब हमने फ्लावर्स को पढ़ा रहा था। यहाँ पर इसी फैमिली में फ्लावर्स को जब हमने पढ़ाया था तो मैंने इस चीज़ को आपको बताया। और अगर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होता है तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को हम इस तरीके से या फिर इसको ऐसे हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए यहाँ पे जिस तरीके से फ्लोरल फार्मूला यहाँ पे दिया गया है तो आप इसको एक्टिनोमॉर्फिक कह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो इस फ्लोरल फार्मूला में दिया गया है, अब उस चीज़ को हम यहाँ पर आपको बताए हैं कि ये कंडीशन अगर यूनिसेक्सुअल है, मतलब इस फ्लावर में मेल पार्ट किसी एक फ्लावर पे है और फीमेल पार्ट किसी दूसरे फ्लावर पे है, तो इस कंडीशन को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो
में इस तरीके से, ये फीमेल है और ये मेल है, ये मेल ये फीमेल। और अब इन दोनों को अगर किसी एक ही फ्लावर पे हम इसको देखते हैं तो हम उस कंडीशन को कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि वो बाइसेक्सुअल कंडीशन है। और बाइसेक्सुअल कंडीशन में ये जो आपका मेल और फीमेल पार्ट जो है, ये दोनों आपको किसी एक ही फ्लावर पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका दूसरा फ्लोरल फार्मूला में जो डिनोटेशन है, इसको आपको बाइसेक्सुअल कंडीशन आपको यहाँ पे रिलाई कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब एक के, ये जो के है, इंग्लिश का वर्ड के, ये आपको कैलिक्स के रूप में डिनोट करता है। जैसा कि हम बताए हैं कि कैलिक्स, जिसको हम सीपल्स भी कहते हैं, तो जो सीपल्स हैं वो कितने नंबर हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टोटल नंबर है वो 5 इन टोटल नंबर्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी अगर K5, इफ आई डायरेक्टली राइट इट, अगर हम डायरेक्टली K5 को राइट कर देते हैं तो हम इस कंडीशन को कहते हैं कि पॉलीसिपेलस कंडीशन। लेकिन अगर हम इसको किसी ब्रैकेट में इसको हम बंद कर देते हैं तो ब्रैकेट में बंद करने के बाद हम ये कहते हैं कि हम इसको गैमोसिपेलस कंडीशन के रूप में यहाँ पे कंसीडर कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे K5 जो कि पूरी तरीके से फ्री है, यहाँ पर किसी ब्रैकेट को यहाँ पे हमने नहीं लगाया है। तो देन यू विल अंडरस्टैंड इट दैट दिस कंडीशन इज द पॉलीसिपेलस कंडीशन एज आई हैव ऑलरेडी स्टडीड regarding to the flowers. That means the condition is the sepals, number of sepals are 5 that are free. If they are free, then we will find the polypetalous in the petal sense, and in the sepals you will find that polycephalous condition. अगर हम sepals को भी कंडीशन कंसीडर करते हैं तो पॉलीसिपेलस है। तो हम यहाँ K5, K का मतलब है कि कैलिक्स, और 5 का मतलब है कि 5, और 5 को हमने यहाँ पे बताया है कि किस कंडीशन में है, पेंटामेरस 5। देन वी विल कम द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला के अगले पॉइंट पर हम आते हैं, तो जिसको हम C5 यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं। तो C5 के डिनोटेशन का मतलब है कि अब C का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि डायरेक्टली कोरोला से, एंड कोरोला मीन्स दैट इज एसोसिएटेड द पीटल्स। तो ये पीटल्स मतलब कि जो कलर्ड पार्ट हैं, फ्लावर के जो कलर्ड पार्ट हैं, हम उनको क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, और बोटॉनिकल भाषा में उसको हम पीटल्स के रूप में भी कहते हैं। अब उनके नंबर्स कितने हैं, दे आर फाइंड 5 इन नंबर, उनकी संख्या 5 है। अब 5 हैं तो हम पेंटामेरस कंडीशन इसी बेस पर हमने यहाँ पे बताया है फ्लावर को, और ये किस कंडीशन में है, फ्री है। जैसा कि हम देखें कि इसको किसी ब्रैकेट में यहाँ पे बंद नहीं किया गया है, क्लोज नहीं किया गया है, फ्री है। तो जाहिर सी बात है कि हम इसको पॉलीपेटाइलस कंडीशन के रूप में यहाँ पे जानते हैं। अब वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ए इन्फिनिटी। यहाँ पे इसको इन्फिनिटी कहा जाता है, अनंत। ये जो डिनोटेशन है इसको हम इन्फिनिटी के रूप में जानते हैं। तो हम अब एंड्रोइसियम, ए मीन्स एंड्रोइसियम, जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदी में उमंग कह सकते हैं। उमंग मतलब कि ये मेल पार्ट से, मेल सेक्स ऑर्गन से आपको डिनोट कर रहा है। तो ये जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कोरोला, यहाँ पे सीपल्स, ये पीटल्स, उसी तरीके से यहाँ पे उनको हम स्टेमेंस के रूप में जानते हैं। तो अब स्टेमेंस कितने हैं इन
नंबर को देखने के लिए कि यहाँ पे हमने डिनोट किया है न्यूमरस इन नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में है और उनको हम क्या कहते हैं कि संख्या में ज़्यादा होने के कारण हमको काउंट नहीं किए, तो काउंटलेस है मतलब है कि इन्फिनिटी है, मतलब अनंत है, बहुत है, तो इस संख्या को गिनी नहीं जा सकती। तो और किस कंडीशन में है? फ्री। हम बता रहे हैं जैसे ही अगर फ्री नहीं रहेगा तो हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर फ्री है, हमें ब्रैकेट नहीं लगा। नंबर्स इन्फिनिटी है, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा है, तो नंबर्स ज़्यादा होने के कारण हम उनको किस तरीके से इन्फिनिटी में दिखाई दे डिनोट करते हैं, और फ्री हैं इसलिए हम इसको ब्रेक नहीं लगा। एंथर एक्सट्रोज, इस चीज़ को डिनोट करने के लिए मतलब कि जो एंथर्स हैं, जो मेल पार्ट हैं, वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द रेनुक्लियस फैमिली फ्लोरल फार्मूला, दैट इज लास्ट पॉइंट। G infinity, G मीन्स गाइनोइसियम, और गाइनोइसियम को यहाँ पे जो फ्लोरल फार्मूला में गाइनोइसियम फ्लावर में किस पार्ट को कहा जाता है? स्टिग्मा वाले पार्ट को कहा जाता है, और इसमें जो मेल में स्टेमेंस को कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ फीमेल फ्लावर प्लांट में जो गाइनोइसियम है इसमें हम कार्पेल्स को कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि मेल्स में हमने देखा कि जब नंबर ऑफ स्टेमेंस इन्फिनिटी है, बहुत है, उसी तरीके से यहाँ पे कार्पेल्स भी क्या है? मेनी नंबर, कार्पेल्स भी बहुत ज़्यादा संख्या में है। अब संख्या में ज़्यादा होने के कारण हम उनको इन्फिनिटी से डिनोट कर रहे हैं, और कैसे हैं? फ्री हैं। तो फ्री हैं तो जाहिर सी बात है इस इन्फिनिटी को हमने क्या किया है कि ब्रैकेट में हमने नहीं रखा, किसी भी ब्रैकेट में इसको हमने नहीं रखा, इसको फ्री रखा। फिर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, सम एक्सेप्शंस दैट यू विल स्टडी है। द सिंक कार्पस कंडीशंस, दैट मीन्स इफ यू फाइंड the situation of the carpels, numbers are many and free. This is the usual condition. But an unusual condition, some exceptional conditions, you will find that the plant Nigella related to the ranunculus family have the syncarpous condition. Syncarpous means the carpels are associated to each other, not to फ्री इन कंडीशन, मतलब कि वो फ्री नहीं है, वो क्या है? वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं। और ओवरी कैसी है? सुपीरियर है, ठीक है। ओवरी बाहर की तरफ उभरी हुई है, ठीक है। जहाँ से और जो एसोसिएटेड पार्ट हैं वो नीचे की तरफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम, ये जो फ्लोरल डायग्राम है, अब उसको जरा देखते हैं यहाँ पर। अब हम उन सब चीज़ों को यहाँ पे जो हमने यहाँ पर किसी एक यूनिक चिन्ह द्वारा हम यहाँ से एक फ्लोरल फार्मूला को पढ़ें, अब इसी फ्लोरल फार्मूला को हम यहाँ पर फिगर में देखेंगे। अब पहला कंडीशन ये है कि एक्टिनोमार्फिक। अब एक्टिनोमार्फिक का मतलब है कि फ्लावर को अगर हम किसी भी पार्ट से किसी भी सेक्शन से मेन जो किसी भी एक्सिस से हम उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे, तो जो 2 इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर दें तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। तो फ्लावर का जो पार्ट है इसको हम यहाँ से भी डिवाइड करें, 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 तो हम 2 इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने की ही कंडीशन
हम इसको कह सकते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, जैसा कि इस फ्लावर में आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे पाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल कंडीशन है ही। यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कि ये फीमेल एंड ए मेल, तो फीमेल और मेल पार्ट दोनों ही किसी एक फ्लावर पे हैं, तो हम इस कंडीशन को बाइसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पे फिर अब देखते हैं K5, मतलब कि जो सीपल्स हैं वो कितने हैं, वो 5 इन नंबर। तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए कैसे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 इन नंबर है, तो हम इनको K5 के रूप में डिनोट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि C5 मीन्स कि जो आपके कोरोला हैं, जो पीटल्स हैं, वो 5 इन नंबर है। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, सब फ्री हैं। आइदर दे आर, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सीपल्स और द पीटल्स, ऑल ऑफ देम आर द फ्री, नॉट टू एसोसिएटेड ईच अदर। टोटली ये क्या है, फ्री है, दे आर फ्री। इफ वी आर फ्री, दे आर फ्री, then you will find to the condition is the polypetylous condition, and the C5, that means 1 2 3 4 5। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक बाहर है और पूरी तरीके से, और एक पूरी तरीके से अंदर है। तो इस तरीके के कंडीशन को हम इम्ब्रिकेट कंडीशन कहा जाता है। जब हम फ्लोरल पार्ट को हम पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे एस्टिमेशन जब हम पढ़ेंगे तो एस्टिमेशन में आपको दिखाएंगे किस तरीके से वेलवेट होता है, पोटेंशियल होता है, आपका ट्विस्टेड है, कंटर्टेड है, इंपीरियल है, इंपेरिकल है, तो इम्ब्रिकेट है। तो हम इस कंडीशन को देख रहे हैं, यहाँ पे इम्ब्रिकेट कंडीशन है। और जो एंडोइसियम में आपका जो स्टेमेंस हैं, स्टेमेंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उस संख्या ज़्यादा होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, ए इन्फिनिटी, मतलब कि यहाँ पे अनंत हैं, बहुत ज़्यादा हैं संख्या में। आप देख लीजिए यहाँ पे सार्ट ऑफ द स्पेस की कमी के कारण हमने यहाँ पे कुछ ही बनाए हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो अनकाउंटेबल है। तो इस तरीके से हम इनको इन्फिनिटी जानते हैं, और एक दूसरे से अलग है। देखिए 1 2 3 सभी अलग ही हैं। तो यहाँ पर बाहर वाले पार्ट को हम इसको यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, एंडोइसियम, या फिर इसको स्टेमेंस। ये एंडोइसियम है, और इसमें एंडोइसियम को जिस पार्ट से हम डिनोट करते हैं वो स्टेमेंस है, और ये अलग अलग हैं, और क्या है कि नंबर्स में ज़्यादा है। फिर अब हम आते हैं कि गायनोइसियम जी इन्फिनिटी, तो ये सबसे लास्ट जो अंदर वाला पार्ट है, हम इसको भी देखते हैं कि इन्फिनिटी है। ये भी नंबर बहुत ज़्यादा हैं, संख्या में ज़्यादा हैं, तो इस कारण से हम इसको भी जी को इन्फिनिटी कहते हैं। और दे आल्सो भी फ्री टुगेदर। और यहाँ पर एक डिनोटेशन यहाँ पर है, इसको ज़रा सा कंसिडर करिएगा कि यहाँ पे हमने एक लाइनिंग किया है, तो इस कंडीशन को हम सुपीरियर कंडीशन कहते हैं। ओवरी अगर सुपीरियर रहती है तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर एक अंडरलाइन लगा देते हैं। जब गायनोसियम की जो इंडिकेशन है, जो आपके चिन्ह हैं, हम उनको पहचान के रूप में यहाँ पे सुपीरियर कंडीशन के लिए हम इस पर अंडरलाइन करें। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट हैं जो कि इस फैमिली से रिलेटेड हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ें यहाँ पे ये देखने को मिलती है जिसको हम मदर एक्सिस कहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये आपके किसी प्लांट का जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा गया है, जिसको हम या ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो कि इकोनॉमिकली कुछ इम्पॉर्टेंस रखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, उनका कुछ न कुछ उपयोग है, तो हम उनके सम प्लांट्स को यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं। सभी प्लांट्स तो यहाँ पे संभव नहीं है,
लेकिन इसके कुछ प्लांट्स पार्ट्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो कितने प्लांट्स हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। पहला प्लांट है रैननकुलस और इसका दूसरा नाम है बटरकप। इसी प्लांट के नाम पर ही हम इस फैमिली को रैननकुलस फैमिली कहते हैं और इसे बटरकप के नाम से भी जाना जाता है। और ये उपयोग किसका, जो इकोनॉमिकल उपयोग है, ये ऑर्नामेंटल है, औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ऑर्नामेंटली इसका जो इस्तेमाल है उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि रैननकुलस फैमिली का या रैननकुलस प्लांट का ऑर्नामेंटल उपयोग है। फिर यहाँ पे देखते हैं एकोनिटम निपेलस, इसको हम मीठा जहर के नाम से भी जानते हैं और इसका भी उपयोग ऑर्नामेंटली ड्रग के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट प्लांट है जो कि रैननकुलस फैमिली से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम एक एकोनिटम निपेलस को भी हम मीठा जहर के रूप में देख सकते हैं। अब हम एक निगेला सेटाइवा, जो कि आप देखते हैं कि कार्पेल्स के यहाँ पे सिंगापर्स कंडीशंस हैं। तो निगेला सेटाइवा को ब्लैक क्यूमिन के भी नाम से जाना जाता है। ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसका उपयोग है। और अगला प्लांट है डेल्फिनियम स्पीसीज, ये भी ऑर्नामेंटली इसका उपयोग है। और क्लीमेटस, ये भी ऑर्नामेंटली। तो इन सब बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हैं जो कि इकोनॉमिकली का इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस फैमिली से कोरिलेट करते हैं, रिलेशन है। तो इस तरीके से ऑल इन ऑल आई हैव थिंक दैट यू विल हैव ग्रेस्प इट एंड अंडरस्टैंड। इफ यू आर गोइंग थ्रू प्लीज टेक ए screenshot for a short view and then you study it and you will grasp it, and if you would like it, please share it to your colleagues, then they will be benefited. Thanks a lot for today's class. Thank you.